नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं और बात करने वाले हैं मिक्स मसाला के बारे में। वीएसटीसी तैयारी कर रहे हैं, आपको आपका टारगेट लेके चलना है कि अब की बार 450 पार। और ये 450 कहने से नहीं आएंगे कि सर कह दिया अब की बार 450 पार तो 450 आ जाएंगे। ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा। तो आपका मॉडल पेपर होने वाला है आज दूसरा मिक्स मसाले का, जिसमें अपन बात करेंगे कि आप क्या है, हाँ आप कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो सभी को, उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र जी कह रहे गुड इवनिंग, विवेक जी बिल्कुल, स्वरूप जी, बंटी जी, श्रुति भट्ट। एक बार फटाफट से सभी को शेयर कर दो जो भी भाई जुड़ चुके हैं। इसके बाद अपन अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों, अपने यारों, सभी को बता दो कि भाई साहब मिक्स मसाला आ गया है, आप भी स्वाद देने के लिए क्या है आ सकते हैं। ठीक है। कमल कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है, यही हाल इंसान का होता है। बिल्कुल सही बात है, मेहरबानी है आपकी। चलो भाई, हैं मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी, मेरे ऊपर आपके ऊपर मेरी मेहरबानी, यही काम क्या है आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल जो भी जुड़ चुके हैं वचनामृत, बिल्कुल चलिए चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अपना प्रथम क्वेश्चन आज का, दी गई श्रृंखला में अगला अंक बताइए। लो भाई, दी गई श्रृंखला के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, अगला अंक पूछा गया है। बताओ दी गई श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, फटाफट चलूंगा आज मैं, कल जितना टाइम नहीं लूंगा, ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 40 मिनट के अंदर आपको करवा के जाऊंगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो थोड़ा सा क्या है अच्छे तरीके से आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अंक बताइए। अगला कौन सा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, 7 के बाद 8 आया है, एक जोड़ा गया। 8 के बाद 10 आए, 2 जोड़े गए। 10 के बाद 3 आए, 13 आए, 3 जोड़े गए। 13 के बाद 17 आए, 4 जोड़े गए। तो देखो कैसे जुड़ रहा है, 1 2 3 4, अब की बार 5 जोड़ेंगे। और जब 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। किस किसने 22 बताया बताओ फटाफट से, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 आंसर किस किस का आया है। हर हर महादेव बिल्कुल, पायल जी, अमरपुर जी, तुलसी जी, गुरु 22 होगा, गोस्वामी बिल्कुल, धौलपुर कछुआ 22 बिल्कुल। 22 वाले सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लास अटक रही है क्या, बिल्कुल ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ क्लास भाई थोड़ी अटक रही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। सार्थक क्रम से आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा क्या है, कौन सा सार्थक क्रम है, बताओ फटाफट से। अटक रही है सर, बिल्कुल थोड़ी सी बफरिंग हो रही है भाई साहब, नेटवर्क इश्यू है शायद। अब बढ़िया चल रही है, अब बताओ फटाफट से। आप बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम पूछा गया, नीचे दिए गए जो शब्द है उनका सार्थक क्रम है वो आपका कौन सा विकल्प दर्शाता है। पहला पौधा दे रखा है, फिर बीज दे रखा, फिर पौध है, और फिर क्या है, फल है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले कोई क्या होता है, बीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई बीज होता है, बीज से पौध बनता है, और पौध से क्या है, पौध से पौधा बनेगा, और पौधे के क्या लगेगा, फल लगेगा। एक प्रक्रिया तो आपकी ये हो सकती है। तो ये वाला है या नहीं है पहले चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बीज 2 के अंदर, ठीक है, उसके बाद पौध 4 में, 2 4, उसके बाद क्या है, पौधा 1, और फिर फल 3। 24 13 का कोई ऑप्शन है क्या, 24 31 है, 13 नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जब बीज पहले नहीं आ सकता तो फिर क्या है, सबसे पहले अपन कोई पौध लेते हैं कि सबसे पहले कोई क्या है, पौध है। पौध से क्या बना, पौध से बड़ा हुआ, तब उसको अपने पौधा का, पौधे के क्या लगा, पौधे के फल लगा, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अगर ये वाली सीक्वेंस देखें तो पौध 4 पे है, पौधा 1 पे है, फल है वो 3 पर है, और बीज 4 पे। फिर 41 32 आ रहा है, 41 32 आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा, दैट्स राइट आंसर, बिल्कुल सी वाले राइट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए नाज खान बी बता रही है, बी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फल पहले नहीं आता, बीज पहले नहीं आता, पहले फल आएगा। मतलब यहाँ पे अपने इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, 3 1, यानी कि ये वाला ये मिस्टेक हो रही है, पौधा और फल की। ठीक है,
तो ये मैंने आपको भी बता दिया। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, पहले सीक्वेंस से अपना सही नहीं हो रहा तो अपन ने दूसरी सीक्वेंस से किया, अपना सही हो जाएगा। बिल्कुल सी आंसर वाले सारे राइट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा। दिल कुश्ती तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी हो, आप सही कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक है, 9 के अंक है जिनके निकटतम पहले 5 है, जिनके निकटतम पहले 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। 9 के ऐसे कितने अंक है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, जिसके निकटतम पहले क्या है, जिसके निकटतम पहले तो 5 आ रहे हैं, 9 से पहले तो 5 आ रहे हैं लेकिन बाद में 6 नहीं होने चाहिए। यानी कि ये ऐसा कह रहा है कि 9 से पहले तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन 9 के बाद में 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई दूसरी संख्या हो सकती है, यानी कि 5 9 6 नहीं होना चाहिए, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 7 8 9 और 0, इनमें से कोई भी अंक होगा आपका। ऐसे अपने अंक फटाफट से देख लो भाई साहब, ठीक है। हाँ, जिनको समझ में नहीं आए वो ऐसे बना लिया करो और देख लो। 591 हो सकता है, 592 हो सकता है, 593, 594, 596 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसने कहा कि निकटतम पहले तो 5 होना चाहिए लेकिन बाद में 6 नहीं, यानी कि 591 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 94 95 96 नहीं होना चाहिए। देखिएगा, चलो इधर से ये 596 पड़ा, तो 596 तो नहीं होना चाहिए, ये तो अपन ने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलें, ये 591 पड़ा एक, उसके बाद यहाँ पे चले ये 596 तो हो नहीं सकता। उसके बाद आगे का ये 597 पड़ा, ये दूसरा हो गया, 2 हो गए, तो कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं करते तो आप ऐसे देख लेते, 9 कहाँ है, 9 से पहले तो 5 है लेकिन बाद में 6 नहीं होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 9 से पहले 5 है, बाद में 6 नहीं है, तो एक ये हो गया। 9 से पहले 5 तो है लेकिन बाद में 6 है, तो इसको अपन नहीं मानेंगे। 9 से पहले 5 है और बाद में 6 नहीं है, तो ये हो गया। ऐसे आप कैसे भी कर सकते हैं, सी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, बताओ। इस प्रकार जहाज का संबंध कप्तान से होता है, उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे होता है भाई साहब, जो आप पत्रिका वगैरह पढ़ते नहीं पढ़ते हैं अखबार, जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित होता है उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित होगा। देखिए साथियों, जहाज का जो भी रख रखाव करने का, उसकी देखभाल करने का काम कार्य करते हैं, जहाज जिसके देखभाल में या जिसके रख रखाव के अंदर या जिसकी क्या है, जिसके अनुशंसा से चलता है, वो काम वो कौन करता है, वो करता है कप्तान, ठीक है। ये सारा काम किसका, कप्तान का होता है। उसी प्रकार एक अखबार प्रकाशित किया जाता है, तो पाठक का काम तो अखबार को पढ़ना होता है, क्या होता है, पढ़ना होता है। मुद्रक का काम क्या होता है, उस अखबार को प्रिंट करना, मुद्रण करने वाला। प्रकाशक का काम उसको प्रकाशित करने वाला, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, तो ये अखबार कौन प्रकाशित कर रहा है, दैनिक भास्कर कर रहा है। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, उसको लिखा किसने, भाई सारा काम तो उसकी देखरेख में होगा, तो वो संपादक होता है। तो जिस प्रकार क्या हो जाएगा, कप्तान जहाज से संबंधित होता है, उसी प्रकार सब जो संपादक है वो अखबार से संबंधित होगा। बिल्कुल भाई साहब, आपका आंसर राइट है। जो सी बता रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। प्रकाशक का काम क्या है, उनको पहुंचाना होता है, प्रकाशित करना होता है, जबकि जो पूरी जिसकी देखरेख के अंदर अखबार छपा है या जिसके भाव उसमें शामिल है वो संपादक होता है। आपको पता होता है कि अलग से अंदर एक पेज भी आता है संपादक की पत्र, ठीक है। तो वो आपका डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 और 300 के बीच कुल ऐसी कितनी संख्या है जिनके शुरू में या अंत में 2 होता है। लो भाई, क्या पूछा गया है, 100 और 300 के बीच में कुल कितनी संख्या है जिनके शुरू में या अंत में 2 आना चाहिए। 100 से लेके 100 101 102 ऐसे करके 201 ऐसे करके 300, 100 से लेके 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या आएगी जिनके शुरू में या अंत में 2, या तो स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए या फिर क्या उसके अंत में 2 होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अपन 100 से 200 तक की देख लेते हैं, क्योंकि 200 के बाद तो सभी के स्टार्टिंग में 2 आएगा, आपको पता है भाई। 200 के बाद तो क्या 201 202 ऐसे करते करते 299, जो सभी के स्टार्टिंग या अंत में 2 होना चाहिए, तो ये तो पूरी 99 संख्याएं हो जाएगी, 1 से लेके। तो 99 देखिएगा, 200 से 300 तक तो कितनी संख्याएं हो जाएगी, 99 संख्या हो जाएगी, जिनके क्या है, जिनके शुरू में या अंत में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अपन देख लेते हैं 100 से 200 तक। 100 से 200 तक कितनी है, तो 100 से 200 तक आप देखो, जिनके स्टार्टिंग में या अंत में क्या होना, 2 होना चाहिए। तो देखो, स्टार्टिंग में तो किसी के 2 आएगा नहीं, सिर्फ इस 200 के आएगा, तो एक तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, इसके स्टार्टिंग में एक आएगा, 101 102 102 हो गया। उसके बाद सीधा 122, एक तो 102 हो जाएगा, कौन सा 102, एक 122, एक 132,
एक 142, 152, 162, 172, 182, 192, ये संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो 99 ये है, एक ये है, कितनी हो गई? 100 हो गई। और ये गिन लो ये कितनी है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, गिन लो भाई। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कितनी हो गई है? 9 हो गई। ठीक है, 102, 122, 132। ठीक है, और भी कुछ होता है तो फटाफट से बताओ भाई, कितनी हो जाएगी? 112 आ रही है, 110 नहीं भाई, 112 10 तो नहीं हो रही। ठीक है, 102 हो गया। उसके अच्छा 112 लिखना भूल गया, बिल्कुल सही बात है, 102 से 122 लिख दिया। 102 112, बिल्कुल 112 मेरा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, 112। हाँ, तो कितनी हो जाएगी फिर? इसको भी साथ में गिनेंगे, ये 10 हो गई, 10 ये हो गई, और 100 ये हो गई। कितनी हो गई? 110। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी वाले क्या है? राइट है। ठीक है, हाँ 110, 110 राजेंद्र जी, पायल जी, बिल्कुल 110 क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 क्या है आपका? सही आंसर है। जो 120 करें, 120 नहीं होगा भाई साहब, 120 क्यों नहीं होगा? एक बार पुनः देखिएगा यहाँ पे 110 कैसे हो रहा है। 100 से लेके 200 के बीच में तो ऐसी कितनी संख्या है? तो देखो 102, 112, इनके पीछे भाई 2 आएगा, तो 11 संख्या है, तो आपकी क्या होगी? ये होगी। और उसके बाद 201 से लेके 299 तक 99 संख्या ये हो जाएगी, तो 99 और 11 कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। सी आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल। एक्स वाई से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। क्या कह रहा है कि एक्स है वो क्या है? वाई से तो लंबा है लेकिन सी के बराबर लंबा नहीं है। क्या कह रहा है, फटाफट से बताओ भाई। हाँ, एक्स वाई से क्या है? लंबा। देख, जेड से लंबा, सॉरी, देखो ये जेड है ना, इस जेड से एक्स क्या है? एक्स जेड से लंबा है। जेड के आगे लिखेंगे एक्स को, क्योंकि सबसे आगे वाला होगा वो अपन क्या कहेंगे? उसको लंबा कहेंगे। बढ़ते घटते क्रम में अपन लिख रहे हैं। ठीक है, तो x है वो जेड से लंबा है, तो ये जेड हो गया। इस जेड से लंबा कौन है? x है। ठीक है, किंतु c के बराबर लंबा नहीं है। x है वो जेड से तो लंबा है लेकिन c से लंबा नहीं है, c से छोटा है, तो c इनसे भी आगे आ जाएगा। तभी तो भाई अपना समीकरण बनेगा कि x है वो जेड से तो लंबा है लेकिन c के बराबर लंबा नहीं है, इसलिए c से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो c x जेड इतना बन गया। उसके बाद किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, एफ एक्स से लंबा है। इसने क्या कहा? एफ है वो एक्स से भी लंबा है, एफ है ना वो एक्स से भी लंबा है, तो एक्स से लंबा एक तो सी और एक्स के बीच में आ सकता है, एक क्या? एक सी से पहले आ सकता है। दो कंडीशन बन सकती है भाई एफ की। एफ को अपन कहां रखे? एफ एक्स से लंबा है तो एक्स के आगे भी आ सकता है और सी के आगे भी आ सकता है। भाई एक्स से उधर वाले सारे लंबे, कहां पे रखे इसको? तो इसने कहा कि एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। एफ है वो एक्स से तो लंबा है लेकिन एक व्यक्ति से छोटा, तो यहां पे रखेंगे तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति से छोटा मतलब इनको दोनों के बीच में रखेंगे, सी के और एक्स के बीच में रखेंगे एफ को, तब एफ एक्स से लंबा हो जाएगा लेकिन एक व्यक्ति से छोटा यानी सी से छोटा हो जाएगा। तो समीकरण क्या बना? सी एफ एक्स जेड। अब प्रश्न क्या पूछा? ये अपने लंबाई के क्रम में लिख दिया, सी ये अपना सबसे लंबा है, ये कौन हो जाएगा? ये सबसे लंबा हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे छोटा। इस क्रम में अपन ने इनको रख दिया। अब पूछा क्या? तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन आ रहा? सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यदि कूट भाषा में किंडल को ELDNIK लिखा जाए तो EX और TIC को क्या लिखा जाएगा? बताओ। शुरुआत में मैं थोड़े से सरल क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपका जो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की होगी या जो BSTC की तैयारी करने का सोच रहे होंगे कि अपन भी क्या कर लेते हैं, अपन भी BSTC की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेके आऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन देख के हो सकता है वो हताश हो जाए, निराश हो जाए कि यार अपना तो BSTC में सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक प्रकार से जिनकी तैयारी है उनकी भी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। हालांकि क्योंकि कल की क्लास में कमेंट आते हैं कि सर एग्जाम का लेवल ऐसा रहता है क्या, तो मैं मॉडरेट लेवल का लेके आ रहा हूँ, ना तो ज्यादा हार्ड ला रहा हूँ ना ज्यादा सरल। एक आधा क्वेश्चन हार्ड लेके आता हूँ, बाकी सारे सरल लेके आता हूँ, जिससे आपका जज्बा बना रहे। उसके बाद अपन क्या धीरे से इसका लेवल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि जो नए छात्र आ रहे हैं जो BSTC की तैयारी करने के लिए लेके, तो वो एक प्रकार से डिमोटिवेट नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कूट भाषा में KINDLE को क्या लिखा जा रहा है? ELDNIK लिखा जा रहा है। लिखिए, लिख दीजिए यहाँ पे KINDLE, इसको क्या लिखा जा रहा है? EL। तो आपको ये पढ़ते ही एक तो पता चल गया कि ये अक्सर इसी में से कहीं ना कहीं दोबारा आए हैं। ठीक है, तो ये अक्सर कौन कौन से हैं? ELDNIK, ये लिखा जा रहा है। अब देखो फटाक से आपने जैसे ही पढ़ा आपको पता चल गया सर उल्टे लिखे जा रहे हैं। के यहाँ पे लिख दिया, आई यहाँ पे NDLE, उल्टा किया या नहीं किया है?
भाई जो इधर से शुरू था उसको इधर से शुरू करके लिख दिया। तो अपन को पूछा है कि एक्स डॉट को क्या लिखेंगे, यानी कि ई एक्स और टी आई सी, इसको अपन भी भाई उसने उल्टा किया, अपन भी उल्टा कर लेते हैं, सी को सबसे आगे ले आते हैं, उसके बाद आई को लिख देते हैं, फिर ओ को लिख देंगे, फिर एक्स को लिख देंगे, फिर किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे। तो क्या बन रहा है, सी आई ओ एक्स ई। ये कहां पे है, क्या टी कहां गया सर, हाँ सी आई टी आ जाएगा, ठीक है, सी आई टी ओ एक्स ई। तो सी आई टी ओ एक्स सी ऑप्शन नंबर डी के अंदर आ रहा है, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। भाई किस किसने बताया, वाह क्या बात है, अर्जुन जी, तरुण जी, प्रकाश पटेल कह रहा टी, बिल्कुल टी लिख दिया प्रकाश जी, ठीक है, निक्की जी बिल्कुल, हाँ ईश्वर जी डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। शेयर कर दो एक बार सभी को। हम्म, बिल्कुल मनसुख जी, बिल्कुल आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। एक बार अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर से, देखिएगा आपको पता हो तो आपने अगर क्लास में देखी होगी तो जब अपने वर्णमाला पढ़ी थी दोस्तों, तो वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि दो जब सेम आ जाए बाईं ओर के बाईं ओर से, तो फिर क्या है, अपन को उसमें से घटाना होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर ए की तरफ से 18वां, ये जो 18वां अक्षर होगा इसके बाईं ओर से 10वां। अब 18वें का बायां तो कौन सा होगा, ये होगा, तो वापस 10 जाएंगे, यानी कि 18 में से वापस अपन 10 जाएंगे, तो सीधे ही अपन घटा देंगे कि 18 में से 10 जा रहे हैं तो 8वां अक्षर पूछा जा रहा है, 8वां अक्षर एच होता है, सीधा सा आपका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, जिनको नहीं आई उनके लिए एबीसीडी आप लिख सकते हैं 18 तक, जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। देखो 18वां अक्षर पूछा है तो सीधा आप गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, आपको पता चल गया। अब वैसे पता अपन को आर है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया उनके लिए ये 18वां अक्षर आर है। अब इसने पूछा कि 18वें अक्षर के बाईं ओर से, इसका बायां वापस जाना पड़ेगा ना अपन को, तो इससे अच्छा सीधा अपन को पता कि 18वें के बाईं ओर के बाईं ओर, 2 बार बाईं ओर है तो अपन घटा देते हैं भाई, 18 तक जाके फिर भी वापस बाईं ओर आएंगे तो सीधा बाईं ओर ही जाए ना, 8वां ही आ जाएगा आई, तो अपना क्या है, सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ, दोनों बार जब बाईं ओर प्रयुक्त हो रहा है तो कहीं पे जाके वापस आना है, तो फिर क्या कर दो, उसको घटा दो, ठीक है। हाँ भाई ये रीजनिंग की क्लास है या टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये सभी की क्लास है, इसमें रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, और क्या है, पूरा आपका मॉडल पेपर है एक प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न, यानी जनवरी बराबर 7, मई बराबर 3 तथा मार्च बराबर 5 हो, और यानी जून जुलाई के बराबर हो, तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे, बताओ भाई। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल फटाफट से बताऊंगे। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, जनवरी बराबर 7 है, मई बराबर 3 है, तो अपन को कुछ देखते ही थोड़ा पता चला कि यार ये तो जितने अक्षर है उतने शब्द लिख रहा है। जनवरी में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर होते तो 7 लिख दिया, मई में 3 अक्षर होते हैं 3 लिख दिया, मार्च में 4 5 अक्षर होते हैं तो इसने 5 लिख दिया, और इसने कहा कि जून और जुलाई दोनों क्या बराबर है, तो आपको पता है जून में कितने अक्षर है, 4, और इतना ही क्या है जुलाई में है, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, 4 4। इसने पूछा जून और जुलाई किसके बराबर होंगे, जून का मान 4, जुलाई का मान 4, दोनों किसके बराबर होंगे, 4 + 4 8। तो ऐसी स्पेलिंग जिसमें 8 अक्षर होंगे उसके बराबर होंगे, और 8 अक्षर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फरवरी के अंदर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिएगा साथियों, सीमा का छोटा भाई सोहन से, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, ठीक है। सीमा का क्या है, सीमा का जो छोटा भाई है, सीमा का छोटा भाई सोहन, तो देखिए सीमा का छोटा भाई मतलब वो सीमा से तो छोटा होगा, तो यहां पे आप पहले लिख दो, अपने लिख दिया सीमा, सीमा का छोटा भाई सोहन, तो सीमा से छोटा इतना तो पता चल गया, तो सीमा के बाद में क्या लिख दिया, सोहन लिख दिया, इधर वाला सबसे बड़े होंगे, इधर वाले छोटे, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, और ये सीता से बड़ा है, मतलब सोहन सीमा से तो छोटा लेकिन सीता से बड़ा है, तो सीता यहाँ पे आ जाएगी, तभी ये क्या हो जाएगा, सोहन सीता से तो बड़ा है लेकिन सीमा से छोटा है, इतनी अपनी कंडीशन बन गई। श्वेता दीप्ति से छोटी है, अब एक अलग ही कंडीशन हो गया जिसमें कह रहा है कि श्वेता क्या है, श्वेता है वो दीप्ति से छोटी, मतलब दीप्ति बड़ी है
और फिर श्वेता है, ठीक है, किंतु सीमा से बड़ी है। अब लो, श्वेता है वो दीप्ति से तो छोटी है, लेकिन सीमा से बड़ी है। श्वेता है इस सीमा से भी बड़ी है, तो इसको सीमा के भी आगे लिखेंगे। श्वेता भाई क्या है, सीमा से भी बड़ी है, तो सीमा के आगे लिखेंगे। और श्वेता से बड़ी कौन है, दीप्ति, तो दोनों को यहां है वैसा का वैसा यहां लिख देंगे। तो यहां पे तो आ जाएगा श्वेता, और श्वेता के आगे क्या लिख देंगे, दीप्ति लिख देंगे। अब ये तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, और ये सीता क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसने पूछा क्या आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी अपनी कौन आ रही, दीप्ति आ रही, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, बिल्कुल राइट है। सबका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। भाटी सर का भूत, अंतिम गुर्जर, नरेश मौर्य, गुरजीत जी, गजानन जाट, बिल्कुल सबका आंसर दिल को डी आ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डी आंसर आ रहा है एक। हाँ अगला प्रश्न अपना दोस्तों क्या हो रहा है, तो देखिएगा अगला प्रश्न जीके का आ गया है। आकल जैसलमेर किससे संबंधित है, बताओ साथियों। आकल जैसलमेर आपने एक स्थान सुना होगा, आकल जैसलमेर, तो ये आकल जैसलमेर है क्या, फटाफट से बताओ। सर हमने तो जैसलमेर के अंदर कुलदरा सुना है और कुछ नहीं सुना, सालिम सिंह डाकू वाला बात सुनी है, हाँ दूसरा कुछ नहीं सुना। तो आकल जैसलमेर किससे संबंधित है, फटाफट से बता दो भाई। नया ने नहीं पहचाना मुझे, कोई नहीं पहचानेगा तुझे, तो पढ़ ले, पढ़ने के बाद सब पहचानेंगे, आज कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। हाँ ये आंसर आ रहा है, देखिएगा आकलवुड फॉलिस पार्क आपने पढ़ा होगा, जो एक प्रकार का जीवाश्म पार्क है। ये क्या है, ये जीवाश्म पार्क है, जो कहां पे है, जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली मावट वर्षा होती है, वो किन कारणों से होती है। साथियों राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती है, उस वर्षा को कहा जाता है मावट वर्षा। क्या कहा जाता है, मावट वर्षा, या इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंद। क्या कहा जाता है, सुनहरी बूंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरी बूंद कहा जाता है। जो साथियों रबी की जो फसल होती है ना, रबी की फसल के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही फायदेमंद होती है। मुख्य रूप से ये जो फसल जिसको लाभ पहुंचाती है, वो किसको पहुंचाती है, गेहूं को पहुंचाती है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनना क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहता है। अगर मावट से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से घूम फिर के आ जाता है। तो ये साथियों क्या है, ये किस कारण होती है, ये साथियों जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या है, शीतकाल में जो वर्षा होती है, उस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, जिसको गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंद भी कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है, और रबी में भी गेहूं के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया। साथियों आना सागर झील जो कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है, आना सागर झील आपकी कहां पे हो जाएगी, तो आना सागर झील आपकी है अजमेर के अंदर। कहां पर हो जाएगी, अजमेर के अंदर, ठीक है। इसका जो निर्माण पूछा गया, वो निर्माण किसने कराया है, पृथ्वीराज ने कराया था, अर्णोराज ने कराया था, राज सिंह ने कराया था, तो जय सिंह ने। तो भाई साहब ये क्वेश्चन गलत दिखा हुआ है। क्यों गलत दिखा हुआ है, क्योंकि आना सागर झील का निर्माण कराया था आना जी ने। लेकिन सर आपको पता नहीं क्या, आना जी का ही दूसरा नाम क्या था, आना जी का ही दूसरा नाम अर्णोराज था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अर्णोराज का हो या आना जी का हो, एक ही बात है। जिन्होंने क्या कराया था, आना सागर झील का निर्माण कराया था अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे बी वाले सारे सारे सोनू जी, रघुवीर जी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दीपिका शर्मा हंसी आ रही है, पता नहीं किस बात की हंसी आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, तो देखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है। देखिए राजस्थान का जनसंख्या के अंदर कौन सा स्थान है, बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है, वो भारत में अपना कौन सा नंबर रखता है, बताओ। ओम प्रकाश जी, सुमन लाल जी, मनीष जी, बताओ। प्रश्न नंबर 14 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां स्थान आ रहा है, बिल्कुल 8वां स्थान आपका क्या, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। साथियों 2011 की जो जनगणना है, उसके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, बताओ। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं राजस्थान के अंदर, 15 में बताओ, फटाफट से बताइए। धूम 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 स्पीड चलनी चाहिए 180 की, फटाफट से उत्तर बताओ। ये फिर अपन को टाइम ज्यादा हो जाता है, उसके बाद भी स्टूडियो में और किसी भी क्लासें हैं, इसलिए अपन को थोड़ा फास्ट चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है साथियों 200 व्यक्ति प्रति क्या है, वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जगह। जनगणना से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न कंफर्म है, मैं बताऊंगा आपको 20 के पेपर में। ये देखिएगा 2 प्रश्न आपके जनगणना से आए हैं, इसलिए अच्छे से उसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है। साथियों सुबटिया लोकगीत क्या बात है, एक स्त्री क्या है, विरह गीत है, जो अपने पति को क्या है, पति को क्या है, गाती है, मैसेज भेजती है, सुबटियो। तो सुबटिया गीत है, ये एक विशेष, वैसे तो
हर कोई पत्नी अपने पति के लिए गाती है, लेकिन एक अपने राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो भील जाति है, भील जनजाति से ये विशेष रूप से संबंधित है। तो सुबटिया गीत है उसका संबंध किससे हो जाएगा? भील स्त्री से हो जाएगा। कौन सी स्त्री? भील स्त्री से हो जाएगा। डी आंसर आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? साथियों, किस सूफी संत की मजार है वो नागौर के अंदर है? बताओ, नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है? फटाफट से बताओ भाई, नागौर के अंदर आपका वो कौन सा सूफी संत है जिनकी मजार है? प्रथम ऑप्शन आपके सामने है शेख हमूमुद्दीन, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और चौथा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या आंसर आ रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर देख के आंसर दो भाई, ऐसे आंसर क्यों दे रहे हो? हैं, क्वेश्चन नंबर लिखे हुए है ना, आज दो, ये प्रश्न संख्या लेके देखो आंसर। सी आ रहा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख हमूमुद्दीन की कहाँ पे है? ये आपकी नागौर में। किरण सोलंकी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, विक्सोर MH बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, SR झोरड़ ये बिल्कुल राइट है, शेख हमूमुद्दीन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? साथियों, जो आमेर के अंदर जो राजवंश था उस राजवंश का नाम क्या था? कछुआ राजवंश। और ये क्या है? कछुआ राजवंश की क्या है? कछुआ राजवंश की क्या है? कछुआ राजवंश की इष्ट देवी है। एक तो कुल देवी होती है, एक इष्ट देवी होती है। तो इष्ट देवी ये किसको मानते हैं? शीला देवी को मानते हैं। इनके मंदिर का निर्माण आप सभी को पता हो तो मान सिंह ने क्या है ये मूर्ति लाई थी बंगाल से, तो यहाँ पे मान सिंह ने क्या है? मान सिंह ने इसका निर्माण कराया है। अगला क्वेश्चन है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ भाई, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा मेला लगता है? फटाफट से बताओ। नौहर हनुमानगढ़, बाण गंगा का मेला लगता है। उसके बाद आपसे कहा गया चार भुजा का मेला लगता है। शेयर कर दो भाई साहब एक बार सभी को, हैं आप इतने ढीले ढाले चलोगे फिर काम कैसे आएगा? हैं, पढ़ने में मजा भी तो आना चाहिए ना। गोगो जी, गोगो जी क्या बात है? गोगो जी क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सर आप जब मोटिवेट देते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की पावर मेरे पास आ गई है। थैंक यू मच, क्या बात है? हैं, एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर जब आप मोटिवेशन देते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी पावर मेरे पास आ गई है। तो आप कहीं प्रधानमंत्री को फोन मत कर देना, ओ मोदी जी कल ये काम करवा दो, है ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये हो चुका है। किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, अब वो सत्य घटना या असत्य घटना उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे कोई दोस्त है, जब ये अपन पावर वाली बात करते हैं तो वो मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि देखो पावर की बात अलग है। ठीक है, तो एक कोई विधायक थे, वोटिंग वोटिंग हुई, जो CM बनने वाले थे। देखो प्रत्येक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी में भी वापस अलग अलग किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। ठीक है, CM कौन बनेगा तो 2-3 लोगों के नाम आ जाए तो 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो MLA खरीद देन करते हैं, काफी मामला होता रहता है। ठीक है, तो कोई बंदा CM बनने वाला था, तो कंफर्म हो गया था, पार्टी के अंदर कोई मुठभेड़ वगैरह नहीं थी, सब कुछ बाहर से हो गया था कि वो लड़ाई वड़ाई समाप्त हो गई कि ये बंदा इतनी तारीख को क्या करेगा? CM की शपथ लेगा। तो वो भाई CM की शपथ लेने से पहले कहाँ चले गए? दुबई उबई घूमने के लिए गए, 2-4 दिन घूम के आ जाते हैं, बाद में CM बनना है, राजस्थान संभालना पड़ेगा, वो फलाना XYZ राज्य संभालना पड़ेगा। ठीक है, शाम को कोई विधायक थे, उन्होंने पैक लगा दिया, थैली वैली लगा दी, भाई ऐसे ही थे। ठीक है, और फोन कर दिया। पता है ये पावर वाली बात आई तो उनको बताओ, उनको भी पावर आ गया जिस प्रकार आपको मेरे मोटिवेशन से पावर आता है। ठीक है, तो फोन लगा के बोला हेलो, तो कौन? के राजस्थान का CM बोल रहा हूँ। MLA ने जो CM बनने वाला उसको फोन लगाया, उसने बोला हेलो, तो राजस्थान का CM बोल रहा हूँ। CM तो यार कि मैं बनने वाला, तो कोई CM नहीं है, आप वहीं बैठे घूम रहे हो, मैं परसों क्या कर रहा हूँ? CM की शपथ ले रहा हूँ। अब उसको लगा यार हो सकता है भाई MLA खरीद ले और वो CM बन जाए, हो सकता है MLA सारे उसके सपोर्ट में गए, तो अपन तो CM बनने के सपने देख रहे, वो तो हो सकता है परसों बन जाए। नेताजी शाम के उसी टाइम के भाई हेलीकॉप्टर निकालो उसी समय, मतलब सुबह तो टच हो गए सीधे MLA के घर पे कि यार क्या बात है? उसने पूछा यार भाई वो तो सुबह हो गई, यार आप तो गए थे दुबई, इतने जल्दी आ गए, तो आपने फोन किया? मैंने कोई फोन नहीं किया। तो आपने फोन तो किया है, ऐसे तो काम नहीं आएगा। फोन किया, आपने कहा कि मैं राजस्थान का CM बोल रहा हूँ। MLA ने कहा मैंने ये बोला कि मैं राजस्थान का CM बोल रहा हूँ। हाँ, कब फोन किया? जो रात में। अरे ठोकेरा के वो रात CM थे, अब कोई CM वीएम नहीं है हम। ठीक है, तो वो वाला पोर आप मत लाना। और नौर तहसील साथियों, गोगा जी का मेला लगता है शीर्ष मेड़ी, आपको पता हो तो हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस राज परिवार से संबंधित है? देखिए जयपुर के अंदर जो गैटोर की छतरियां हैं, वो गैटोर की छतरियां किस राजवंश से संबंधित है? बताओ। हाँ बिल्कुल, तो वो रात CM ही था। उसने क्या कहा कि आपा CM रात या अब कोई CM को नहीं। ठीक है, तो वो वाला बात है। तो पोर ऐसे वाला पोर नहीं लाना है, पोर लाओ तो क्या है, थोड़ा अच्छे वाला लाना जिससे आपकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, ये करें कि ऐसा लगता है सारा पोर हमारे पास है, तो सारा पोर अपने हाथ में नहीं लेना है, दुनिया को चलने दो।
अपने वाला जो पावर है पढ़ाई वाला वो क्या है, वो अपने हाथ में रखना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 के अंदर आप सबको पता होगा, हाँ, गैटोर की छतरियां तो साथियों ये कछुआ राजवंश की छतरियां हैं। कछुआ राजवंश की छतरियां कौन सी है, गैटोर की छतरियां हैं। सिसोदिया की पूछी जाए तो महासतिया उदयपुर के अंदर, महासतिया, वैसे सिसोदिया नहीं कहेंगे पूरा, क्योंकि गोइल भी थे, लेकिन अमर सिंह की छतरी है, वैसे अमर सिंह को अपन सिसोदिया कहते हैं, अमर सिंह फर्स्ट ये छतरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां कौन सी, तो वो भी सिसोदिया, बाकी चारबाग वगैरह बड़गांव ये आपको पता ही है। शिक्षण अभिरुचि आइए आपके सामने, उत्तम शिक्षक, उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा किसे कहा जाएगा बताओ, उत्तम शिक्षा के अंदर कौन सा घटक होना चाहिए बताओ। सर आज तो मेरे सगड़ा क्वेश्चन सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सही हुआ है तो सही तो होना चाहिए, मोटिवेट अपने आप आ जाए था रहे हैं, पर मोटिवेशन की क्या जरूरत है ना, सगड़ा क्वेश्चन सही हो रहा है तो मोटिवेट ही है, ठीक है। वन नाइट, बिल्कुल वन नाइट, ठीक है। हाँ बताओ, नाइट नाइट सीएम वाह शेरवा, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया आदमी है, शेर आदमी, ठीक है ना। आज भी वो एमएलए है, इतना और बता दो, आज भी वो एमएलए है, और 2-4 महीने पहले ही उनसे मिल के आए हैं, मिले मतलब पर्सनली नहीं मिले, लेकिन कोई एक फंक्शन था वहां पे वो आए थे, बंदे को देखते ही लगा वन नाइट वाला सीएम आया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक है, अच्छी शिक्षा के अंदर कौन सा घटक होना चाहिए बताओ, शिक्षण उपचारात्मक हो, शिक्षण अभिप्रेरणात्मक हो, शिक्षण ज्ञानात्मक हो, शिक्षण सैद्धांतिक हो, बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक प्रायोगिक होता है, एक सैद्धांतिक होता है, यहाँ पे सारों के आंसर बी आ रहे हैं, जो बिल्कुल राइट है कि शिक्षण प्रेरणात्मक, अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, शिक्षक का काम ही प्रेरणा देना है, प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो ये तो आपका सही जाएगा। बाकी वाले देखिए थोड़े थोड़े सही है, उपचारात्मक होना चाहिए, बच्चों की कोई गलती है तो उसका उपचार किया जाना चाहिए, और ज्ञानात्मक तो केवल ज्ञान से मतलब नहीं, ज्ञान का दैनिक जीवन में भी काम होना चाहिए, और सैद्धांतिक तो मतलब थ्योरी के रूप में, तो ये सभी है तो सही, लेकिन सबसे अच्छा है कि अभिप्रेरणा मिले, ठीक है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल बी वाले रणजोत जी, ईश्वर मेघवाल, क्या है राइट है, शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए, साथियों पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न होना चाहिए बताओ, शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए, बच्चों को जब पढ़ा दिया उसके बाद बच्चों के अंदर क्या उत्पन्न होना चाहिए, फटाफट से बताओ। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, बहुत ही ज्यादा विश्वास, अति हमेशा क्या होता है, अति हमेशा हानिकारक होता है, तो वो तो हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा विश्वास उसको अपन फिर घमंड कहते हैं, ठीक है। विश्वास विश्वास होता है, लेकिन विश्वास से अधिक विश्वास क्या कहलाता है, घमंड कहलाता है। उद्देश्य आधारित परिवर्तन, बच्चों का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के आधार पर परिवर्तन होना चाहिए, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो जाना चाहिए, या फिर सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन होने चाहिए। अब मैंने आपको कहा है यहाँ पे जो ए आंसर बता रहे हैं आत्मविश्वास की, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, लेकिन वो आत्मविश्वास काम क्या करता है दोस्तों, है आत्मविश्वास काम क्या करेगा, रमीला चौधरी, शिमला, ओम प्रकाश जी, रघुवीर जी, सब ए बता रहे हो, अनु, पायल, हैं, देखिएगा आत्मविश्वास से क्या होगा, उद्देश्य आधारित परिवर्तन, आपका जो टारगेट है भाई, देखिएगा आप यहाँ 20 टीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप शिक्षण कर रहे हो, शिक्षण के उपरांत सिर्फ आपको, आप जब ये पूरा का पूरा पढ़ लोगे 20 टीसी का सिलेबस, उसके बाद आत्मविश्वास तो आएगा, सही बात है, लेकिन मिलेगा क्या आत्मविश्वास से, आपको उद्देश्य आधारित, आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको मिल जाएगा, तो उद्देश्य के आधार पर आपने परिवर्तन होगा, यहाँ पे आपका सी आंसर राइट होगा, उद्देश्य आधारित परिवर्तन, ठीक है। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर होता है, साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका लास्ट स्टेप क्या है बताओ, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर जब भी मास्टर आपको पढ़ाता है तो वो सबसे लास्ट में क्या करता है बताओ, एक शिक्षक जब आपको पढ़ाता है सबसे लास्ट में क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है वो अंतिम सोपान कौन सा होता है दोस्तों, फटाफट से बता दो, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान। क्वेश्चन नंबर लेके आंसर फाड़ो, ऐसे ही छी मत फेंको, 23 है तो 23 लिख के, अगर आप सी बता रहे हो तो सी लिखो, ए बता रहे हो तो ए लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख के आप क्या करो, आंसर दो, ऐसे ही काम नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेके क्या है, क्वेश्चन नंबर लेके आंसर दो फटाफट से, बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन आपका, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर मास्टर जब आपको पढ़ाता है दोस्तों, एक शिक्षक जब आपको पढ़ाता है सबसे लास्ट में वो क्या करता है, तो आप सभी को पता है शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो सबसे लास्ट में छात्रों का मूल्यांकन करता है भाई, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में उनका मूल्यांकन किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, वही तो बात है। तो देखो पुनरावर्ती रिवीजन नहीं, श्यामपट, विकासात्मक कार्य या मूल्यांकन, तो बच्चे का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है पढ़ाने के बाद। ए आंसर आपका राइट है, रोयल जी, रमीला जी, हर्षिता जी, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अधिगम के द्वारा विद्यार्थी कर सकेगा, साथियों अधिगम से विद्यार्थी क्या कर पाएगा बताओ, जब अधिगम हो गया
अधिगम का मतलब बच्चा सीख गया, सीख कर उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अधिगम के द्वारा विद्यार्थी क्या कर सकेगा? ज्ञान प्राप्ति। अच्छा, सीख कर वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, तो सीखना ही तो ज्ञान प्राप्ति करना है, ये तो सेम बात। सक्रिय, वो एक्टिव रह सकेगा, या समस्या का समाधान, अगर उसके सामने वो कुछ चीजें सीख ली है, सीखने के बाद कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान कर सकेगा, या परिपक्व कार्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी वाला कोई काम कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा आंसर आपके सी आ रहे हैं कि समस्या का समाधान। बिल्कुल साथियों, सीखने के बाद अपन क्या कर पाएंगे? सीखने के बाद अपन किसी भी समस्या का क्या कर पाएंगे? समाधान कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर राइट हो जाएगा? आपका जो सी आंसर ये राइट हो जाएंगे, समस्या का क्या कर पाएंगे? समाधान कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सी सी सी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप आपके स्कूल के फुटबॉल की जो टीम है, फुटबॉल की टीम का कप्तान किसे बनाओगे? बताओ। आप आपकी स्कूल की फुटबॉल की टीम का कप्तान किसे बनाओगे? 25 में बताओ। प्रधानाध्यापक के पुत्र को, जो प्रिंसिपल का पुत्र है, उसको आप कप्तान बनाओगे। जो अन्य सभी खिलाड़ियों में क्या हो? लोकप्रिय हो। ऐसा बच्चा जो अन्य सभी खिलाड़ियों में क्या हो? अन्य सभी खिलाड़ियों में क्या हो? लोकप्रिय हो, उसको आप कप्तान बनाओगे। या जो उम्र में सबसे बड़ा हो उसे कप्तान बनाओगे, या जो अच्छा खेलता हो उसे कप्तान बनाया जाएगा। तो जो यहाँ पे डी आंसर सभी के सभी बता रहे हैं कि एक भाई साहब क्या बात है, उसका कमेंट लाओ, इनाम देने वाला काम है। बी किसने बताया अभी? क्या बात है जेपी मेघवंशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बी आंसर बताया एकमात्र बच्चा जिसने उत्तर सही बताया। अब तो हालांकि सभी बता देंगे, लेकिन पहले भेड़चाल आपकी डी वाली हो चुकी है कि जो अच्छा खेलता है उसको कप्तान बनाएंगे। जरूर नहीं है जो अच्छा खेलता है। मैं टीम के अंदर अच्छा खेलता हूं लेकिन मेरी बनती किसी से नहीं है। कप्तान का काम क्या होता है? नेता। मेरी बात सुनो, कप्तान, कप्तान का मतलब क्या होगा? फुटबॉल टीम का कप्तान मतलब नेतृत्व करने वाला, जो पूरी टीम का क्या करेगा? पूरी टीम का नेतृत्व करेगा। और मेरी, अगर मैं अच्छा तो खेलता हूं लेकिन मेरी किसी से बनती नहीं है, तो मैं उसका नेतृत्व कैसे कर पाऊंगा? टीम एक नहीं हो पाएगी, आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरे वालों से कैसे जीतेंगे? तो टीम का कप्तान उससे बनाया जाएगा जिसकी सबके साथ बनती है, जो सभी को नेतृत्व, सभी का नेतृत्व कर सकता है, सभी पर कमांड रख सकता है। यानी कि जो सभी के अंदर क्या हो? प्रिय हो, सभी को अच्छा लगता हो व्यक्ति, उसी को, जो सबकी बात माने, उसी को नेतृत्व बनाया जाएगा। बी आंसर राइट है दोस्तों, सोच के उत्तर देना होता है अपने को। ठीक है, अगला सवाल क्या हो जाएगा? कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण होता है तो? साथियों देखिए, कक्षा के अंदर आप मास्टर हैं लेकिन आप बच्चों के साथ भेदभाव करने लगे, क्या होगा उससे? कक्षा के अंदर आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के साथ क्या करते हैं? बच्चों के साथ भेदभाव करने लगे, इससे साथियों क्या हो जाएगा? ये कह रहा है प्रिय को खेलना नहीं आए तो क्या करे? मेरे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपका आंसर है कि जो खेलना नहीं जानता हो, देखो यही मुझे पता है आपका डाउट क्या पैदा होने वाला। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिसको खेलना नहीं आता तो उसको नेतृत्व कैसे बनाएंगे? तो मेरे एक बात बताओ, फुटबॉल की टीम है, खेलना नहीं आता था, आपने उसको टीम में क्यों रखा? बताओ भाई, टीम में कौन होगा? टीम में जो खेलना आता वही तो होंगे ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जो प्रिय उसको खेलना नहीं आता है। खेलना तो आ रहा है, तभी तो उसको टीम में रखा। फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाओगे? तो टीम खिलाड़ियों की बनेगी ना, तो उसको खेलना आ रहा होगा तभी तो टीम में रखा है। थोड़ी सी सोच को क्या करना होगा? ऊंचा लेना होगा भाई साहब। यहाँ पे क्या है, वो पर्सन कहना क्या चाह रहा है वही तो आप सोचो कम से कम। पर्सन कहना क्या चाह रहा है? फुटबॉल टीम का, ऐसा बन गया आपकी फुटबॉल की टीम बनानी है, किसे नेता बनाओगे? तो टीम बनानी है तो नेता, तो फिर देखेंगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन फुटबॉल की टीम ऑलरेडी बन चुकी, टीम में खिलाड़ी होते हैं सभी। और खिलाड़ी कौन होता है? जिसको खेलना आता है, तो सभी को खेलना आ रहा है। अब खेलना सभी को आ रहा है, उसमें से किसको बनाएंगे? जो सभी से साथ क्या है, मिलजुल कर सकता है। ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अगला, कक्षा में आपका साथियों नेता के रूप में व्यवहार पक्षतापूर्ण है, आप भेदभाव करते हैं, उस समय आप क्या करोगे? उस समय क्या होगा? आप कक्षा के अंदर अगर भेदभाव करना शुरू कर दोगे तो साथियों कौन सी कंडीशन पैदा होगी, वो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे अगर आप भेदभाव करोगे तो, या छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात मानेंगे, छात्र आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। अगर आप भेदभाव करोगे तो फेमस हो जाओगे क्या? यहाँ पे बी आंसर आ रहे हैं कि छात्र आपको गाली देंगे। आपकी सोच को सकारात्मक करो। मैं काफी बार दोस्तों बोल चुका हूं आपको, मैं गाली नहीं देनी है, अपन को सोच सकारात्मक रखनी है, हैं? भाई आपको कैसे लग रहा है कि बच्चे मुझे गाली देंगे? आपने अपने शिक्षक को गाली दी होगी तभी आपको भी लग रहा है कि बच्चे मुझे गाली देंगे। तो गाली वाली बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। आप पर क्या है, छात्र विश्वास नहीं करेंगे, ये तो पक्षपाती है, भेदभाव करता है, कभी भी अपना पक्ष बदल दे, हैं?
इस पे विश्वास नहीं किया जाता। जो व्यक्ति पक्षपात करता है ना, उस पे विश्वास नहीं किया जाता, गाली वाली नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। रमीला जी, वंदना जी, सौरभ जी, रोहित जी, बिल्कुल ए वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, इस बात से आप सहमत है क्या? देखोगा, नेता को यह बात पता होनी चाहिए कि उसका जो ग्रुप है उसमें सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, कुछ कैसे होंगे, कुछ कैसे होंगे, ठीक है। तो सभी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हाँ, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नेता को साथियों ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या है, समूह के व्यक्तियों में क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान में रखना चाहिए। इस बात से अपन क्या है, पूर्ण सहमत हैं। ये आंसर आपके सबके, उर्मिला जी, मनीष जी, सुरेंद्र जी, मीतू राम जी, ओम प्रकाश जी, क्या है, रघुवीर जी, अकेश सिंह जी राइट आ रहे हैं, तनु जी, ठीक है। हाँ, स्टडी पॉइंट, बिल्कुल भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है परंतु आवश्यक नहीं कि उसके विस्तार। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे आपसे कह रहा है कि प्रधानाध्यापक क्या होता है, विद्यालय का क्या होता है, विद्यालय का नेता होता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसके विचार साथी अध्यापकों से मिलते हो। प्रधानाध्यापक स्कूल का नेता तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके, क्योंकि वो नेता अपने पावर की वजह से, स्कूल में ऐसा होता है क्या कि जिसका सबसे मेल जोड़े, सबसे बात बनती है, उसको नेता बना दे, नहीं। प्रिंसिपल है वो नेता, अब चाहे वो खड़ूस हो या अच्छा आदमी हो, नेता तो वही रहेगा, क्यों, उसके पास पावर है। सभी मास्टरों को कंट्रोल किसका है, प्रिंसिपल का। मैंने आपको कहा था कुछ स्थानों पर शक्ति प्रदान व्यक्तियों को नेतृत्व दिया जाता है, प्रिंसिपल के पास शक्ति है, पावर है, इसलिए उसको नेतृत्व मिल रहा है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि उसकी सबके साथ बने। अगर वैचारिक मतभेद हो जाए तो आपका अध्यापकों के साथ कैसा व्यवहार होगा? अब अध्यापकों के साथ प्रिंसिपल की क्या हो गई है, वैचारिक मतभेद हो गई है, उस समय आप अध्यापकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, डी आंसर आ रहा है गोस्वामी जी का, बहुत अच्छा। रवि सिंह का डी आ रहा है कि हम बदले की भावना लेंगे नहीं, तटस्थ रहेंगे नहीं, सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है। संयंत्र, संयंत्र का मतलब होता है मर्यादित, क्या है, मर्यादित व्यवहार करेंगे हम, किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत वगैरह नहीं करेंगे जिससे उसको ठेस पहुंचे। तो बिल्कुल डी आंसर आपका राइट है, आपका व्यवहार क्या रहेगा, संयंत्र रहेगा। सकते हैं, तैयारी कर लो, ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा। और अपना जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति अकस्मात ही प्रस्तुति, खाली जगह आ गए, ठीक है, खाली जगह बताओ, खाली जगह को आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। जय महाराणा प्रताप, बिल्कुल जय महाराणा प्रताप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति अकस्मात ही प्रस्तुत नहीं होती, सदैव होती, कभी कभी होती, कभी नहीं होती। ये कह रहा है कि जो सृजनात्मक विचार है, जो नया कुछ सोचते हैं, वो नया अचानक से दिमाग के अंदर आता है, ये कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। नया सोचते हैं वो अचानक से विचार में नहीं आता, उसके पीछे क्या, हमेशा कोई व्यक्ति कुछ नया कर रहा है तो वो एक दिन में नहीं करता है। कुछ लोग हो सकते हैं वो एक दिन में कर सकते हैं, तो अपन कभी नहीं होते ये भी नहीं कह सकते, नहीं होते यही कह सकते हैं, कुछ कंडीशन में हो भी सकती है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सृजनात्मक विचार है, कुछ कोई व्यक्ति अगर कुछ नया कर रहा है तो वो अचानक से नया नहीं करता है, ठीक है। उसके पीछे का प्रोसेस है वो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो नहीं होती है, ये आपका राइट हो जाएगा कि सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति वो अकस्मात नहीं होती, ठीक है। कोई भी नया काम है वो तुरंत नहीं होता है, उसके पीछे कच्चा बादाम, ए बता रहा है, बिल्कुल कच्चा बादाम का सही हुआ है, तुम सब पक्के बादाम हो, हैं, सही नहीं हो रहा है। सृजनशील बालकों में लगा होता, साथियों जो बालक कुछ नया करने की सोचते हैं, उनको किस चीज से लगा होता है, बताओ, उनको किस चीज से लगा होता है? सृजनशील बालकों के अंदर किस चीज का लगा होता है? स्वतंत्रता, उसको स्वतंत्रता प्रिय होती है, उनको स्वप्रभुषता प्रिय होती है, स्वतंत्र भी रहेंगे और खुद कहेंगे वैसा ही होगा, लोग अपनी बात माने, वो प्रिय होता है, या फिर क्या है, या फिर क्या है, परिपाटी प्रिय होती है, या फिर अभिव्यक्ति प्रिय होती है? बताओ, सृजनशील बालकों में किस चीज का लगाव होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, अभिव्यक्ति वाले गलत हो जाएंगे कि उसके समझाने का तरीका अच्छा होता है, यही जरूरी थोड़ा ही है। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया आविष्कार करते हैं लेकिन उनको समझाना नहीं आता है, उनको सिर्फ स्वप्रभुता अच्छी लगती है कि मैं स्वतंत्र रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं उसमें कोई मुझे रोके नहीं कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा कर ऐसा कर, वो उसको सबसे प्रिय होता है। और दूसरा क्या है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो कहे वही फाइनल होना चाहिए, तभी तो वो नए एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, कुछ नया कर पाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपके बाद आ गई है हिंदी, जिसमें आपसे पूछा गया न्यून में कौन सी संधि है, बताओ। न्यून का संधि विच्छेद करो आप, नी धन ऊन आएगा, क्या आ जाएगा, नी धन ऊन आ जाएगा। न्यून है तो न्यून क्या है, न्यून के अंदर कौन सी संधि है,
न्यून। क्या है? न्यून। तो देखिएगा आधा अक्षर पहले और बाद में ये आ रहा है, कोई भी आधा अक्षर और ये आ रहा था, अपन सीधा समझ जाते हैं कि ये यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो नी धन ऊन से क्या बनता है? न्यून बनता है, जो आपकी यण संधि के अंदर आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सचिन जी, बिल्कुल। लीला, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? है स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? बताओ। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 32। सवधन अभिमान, स्वाभिमान है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? ए आंसर इसमें भी बिल्कुल स्वाभिमान। तो देखिएगा सवधन अभिमान, खुद पे अभिमान होना। ठीक है, खुद पे अभिमान होना, उसको स्वाभिमान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। वो कौन सा शब्द है जिसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, वो कौन सा शब्द है जिसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बताओ। वो कौन सा शब्द है जिसमें कार प्रत्यय नहीं आया है? कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, फटाफट से बताओ। बेकार। अब ऐसे मत कर देना कि बेधनकार है, ये कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, बेकार तो शब्द होता है, लेकिन बे प्लस कार तो ये अपने आप में नहीं होगा। कला धनकार, कलाकार। कला और कार, कलाकार होता है जो कला प्रदर्शित करता है। कुंभकार। अब यहाँ पे जो कलाकार लिख रहा है, एक भाई कहां से आया तुम्हें? कलाकार कहां से हो जाएगा? कलाकार में कार प्रत्यय नहीं पूछा गया, नहीं है क्या? है। कला अपने आप में एक शब्द है, कार, कलाकार। कुंभकार मिट्टी का काम बनाता वगैरह। तक्षकार तो सारे होते हैं, इन सब में कार प्रत्यय आपको दिख रहा होगा। सर्दिक तो इसमें भी कार प्रत्यय रहा है। पीछे बे रहेगा तो बे वैसे उपसर्ग मान ले तो कार मूल शब्द हो जाएगा, इसमें प्रत्यय कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ए आंसर राइट है। कल अपन ने पढ़ा था ना, बे उपसर्ग होता है बिना। ठीक है, हाँ, तो बिना कार मतलब बिना काम के, जिसको कहते हैं बेकार। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? उपनिषद शब्द है आपके पास, उपनिषद शब्द के अंदर एक प्रत्यय लगाएं तो कौन सा शब्द बनेगा? बताओ। हाँ, ठीक है। उपनिषद धन एक, साथियों जब भी एक प्रत्यय लगता है तो ये आगे वाला ऊ है वो ओ में बदल जाएगा और औपनिषदिक बन जाएगा। तो औपनिषदिक, ये वाला आपका औपनिषदिक बड़ा है, ये वाला ए आंसर राइट हो जाएगा। औपनिषदिक, ए उत्तर आपका बिल्कुल राइट है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। जो बी बता रहे हैं उपनिषदिक, वो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अपन उद्योग धन इक करते हैं, बोले हो क्या आप? जब अपन उद्योग धन इक करते हैं, क्या करते हैं? जब अपन उद्योग धन इक करते हैं तो उद्योगिक लिखते हो क्या? तो उद्योगिक लिखते हो क्या? नहीं, औद्योगिक लिखते हैं ना। औद्योगिक तो ये ऊ ओ में बदल जाता है, पीछे क्या एक लग जाएगा। तो इसी प्रकार ये ऊ है, ये ओ में बदलेगा, औपनिषदिक हो जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसका गलत है समझ लो दोस्तों, आपकी हिंदी कुछ नहीं है, जीरो है। क्यों? उद्योगिक औद्योगिक औद्योगिक हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी गलत हो रहा है, फिर काम आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, आग का पर्यायवाची कौन है? बताओ, आग का पर्यायवाची शब्द कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें से जो आग का पर्यायवाची है उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा आग का पर्यायवाची है? हाँ, आग का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है सर, सिलेक्शन देखिए, ये बाकी वाली बातें रीड की तैयारी वगैरह 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बात करेंगे। ये अपने क्वेश्चन पूरे हो जाने जो, उसके बाद 1-2 मिनट में आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, आग तो देखिएगा अनिल अनल, अनल होता आग तो अनल पावक, यहाँ पे आपका बी आंसर राइट होगा। आग का क्या है? आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल होगा। ठीक है, ए वाले गलत हो जाएंगे, अनिल नहीं होगा, अनल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, निरपेक्ष का सही विलोम है निरपेक्ष। देखिएगा, निरपेक्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, तुलना नहीं की जा रही है, किसी से कोई तुलना नहीं करना, निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, एक अके सिंह लिख रहा सर लाइक करो। ठीक है भाई, किया हुआ लाइक, मैंने तो कर दिया था लाइक। ठीक है, आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, लाइक वाइक कर दो भाई। हैं, पहले थोड़ा ही कहेंगे कि लाइक करो शेयर करो, हमको आवे मन यार केवण ने, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। हैं, शर्म आवे मन यूं केवण ने भाई, अपने आप कर लिया करो यार, भावना समझिया करो थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरपेक्ष का हो जाएगा सापेक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इंद्रियों से संबंधित है वह, एक शब्द पूछा गया है, एकल शब्द, जो इंद्रियों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है?
जो इंद्रियों से संबंधित है उसे क्या कहा जाएगा, बताओ। जो क्या हो, इंद्रियों से संबंधित हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, इंद्रिय, इंद्रियातीत। ये तो इंद्रियों से जो परे हो उसको इंद्रियातीत कहेंगे, और यहाँ पे इंद्रिय कहेंगे। जो इंद्रियों से संबंधित है उसको तो इंद्रिय कहते हैं, और जो इंद्रियों से परे हो उससे इंद्रियातीत कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कुछ कुछ युगम का सही अर्थ है। देखिएगा आपके सामने दो शब्द लिखे गए हैं, उन दोनों शब्दों का आपको सही सही क्या बताना है, अर्थ बताना है। अपन कहते हैं कि कूच करो, सेना को कहा जाता है कि कूच करो, कूच करो। कूच करो का मतलब क्या होता है, कूच, ये बड़े वाला कूच, इसका मतलब होगा आगे बढ़ना, क्या करना, सेना कूच करो, मतलब कूच बड़े वाला यूज होता है, तो बड़े वाले कूच का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो बड़े वाला कुछ बाद में आए तो बाद में कहीं आगे बढ़ना लिखा क्या, सेना स्तन प्रस्थान, प्रस्थान, ये प्रस्थान, प्रस्थान करो यानी कि आगे बढ़ो। ठीक है, तो प्रस्थान यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और कूच, छोटा कूच है, छोटा कूच का मतलब होता है साथियों स्तन। ठीक है, स्तन, स्तन को अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पे तो स्तन तो फर्स्ट में तो इसमें आ रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उरोज, बिल्कुल उरोज स्तन का ही पर्यायवाची शब्द होता है, उरोज स्तन को ही कहा जाता है। तो कूच उरोज और कूच प्रस्थान। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सभी के सी आ रहे हैं, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे दांत काट के दिख रहा है डी, ये गलत है, सी वाला राइट है। ठीक है, गलत है, ऊपर से दांत काटे भाई तुम। ताम्र का तद्भव क्या है, बताओ। ताम्र शब्द साथियों क्या है, संस्कृत का शब्द है। ताम्र किसका शब्द है, ताम्र, ताम्र यानी कि क्या है, ताम्र क्या है, संस्कृत शब्द है। और संस्कृत शब्दों को कहा जाता है तत्सम, क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द, क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द किसका है, संस्कृत का शब्द है, जिसमें कोई परिवर्तन ना होकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, उसे अपन तत्सम कहते हैं। और जब इसमें कुछ क्या है, बदलाव होकर वो हिंदी में आए तो उसे तद्भव कहा जाता है। तो ताम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, तांबा, बिल्कुल। ताम्र अपन किसको कहते हैं, तांबे को कहते हैं। ताम्र किसको कहते हैं, कॉपर को कहते हैं, तांबे को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताओ। ऐसा शब्द बताओ जो बिल्कुल रूप से क्या लिखा गया, शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, 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 बताओ। ये दोनों सेम ही लिखे हुए, ठीक है ना, आध्यात्मिक और ये भी आध्यात्मिक, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए, चलो मैं बदल देता हूँ, क्यों टेंशन करते हो, हैं, चेंज कर लेते हैं भाई, एक सेकंड रुकना आप, चेंज कर लेते हैं। चेंज ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये आध्यात्मिक है, ये क्या है, ये आध्यात्मिक लिखा हुआ है, आध्यात्मिक। ठीक है, अब बताओ सही कौन सा हो जाएगा। 40 के अंदर बताओ भाई, आध्यात्मिक, बिल्कुल आध्यात्मिक वाले सही है। ठीक है, कुछ लोग बहुत भोले हैं, भोले क्यों हैं, जैसे ही मैंने सी के साथ छेड़छाड़ की उनको लगा यार उत्तर है ही नहीं, इसलिए सर छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो सारे के सारे गलत है। यहाँ पे ए आंसर वाले राइट है, आध्यात्मिक लिखा जाता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक, क्या होगा, आध्यात्मिक, बोलो एक बार, आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज के अपने 40 क्वेश्चन थे, फटाफट से कमेंट करके बता दो कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और ये भाई सपनों की उड़ान तैयारी कर लो के संग आप BSTC का कोर्स यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स भी ले सकते हैं। रही बात इस क्लास की PDF की, तो इस क्लास की जो PDF है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो देखिएगा आप जब टेलीग्राम पे जाओगे और टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे लहर क्लासेज ऑफिशियल, ध्यान रखना LEHR है, सारे अक्षर बड़े हैं, लहर क्लासेज ऑफिशियल बड़े अक्षरों में जाके जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको PDF वगैरह सारा कुछ क्या है, सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये भाई आज की अपनी क्लास थी, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना फटाफट से। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।